कुछ नहीं कुछ। लास्ट क्लास में हमने ये किया था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड, कौन सा मेथड नंबर कौन सा है ये? सर 6। ओके, 6 मेथड। आपने कहा मेथड 6। रेंज फाइंड करने के हम मेथड देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास भाई कोई क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन टाइप क्या हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो आपके पास में कि ये लिखा हो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, नीचे भी आपके पास में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर आपके पास में लीनियर डिवाइड बाय लीनियर टाइप का लिखा हो, 1 बाय लीनियर टाइप का लिखा हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है वो हमने सीखा था। लीनियर डिवाइड बाय लीनियर हो, ठीक है, लीनियर डिवाइड बाय लीनियर टाइप का जो था ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, ठीक है, वो हमने हैंडल करना सीखा था। अब आपके पास नेक्स्ट है कि अगर आपके पास ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करोगे। तो आपने इसमें कहा कि देखो, इसमें क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक होने का मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या तो ऐसे क्वाड्रेटिक लिखा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है अभी कि ऊपर तो लीनियर लिखा है नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है, या फिर ऐसे हो जाए ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा है नीचे लीनियर हो जाए। क्या तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो जाए या लीनियर क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो स्टेप रहेंगे वो देखोगे। तो स्टैंडर्ड स्टेप है, उसी तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे मान लो अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 1 डिवाइड बाई, ये नीचे भी क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने, 3x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20, ये कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको आप अज्यूम करोगे। ठीक है, स्टेप 1 उसको आप मान लोगे कि वो y के इक्वल है, किसी के इक्वल मान लिया आपने, स्टेप 1 y के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो क्या करना आपने, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप अज्यूम कर लो। अज्यूम गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू y, उसको y के इक्वल मान लो बच्चों। तो आपने जैसे कहा ये क्या बन गया आपके पास, बन गया जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ये बन गया लेट y इज इक्वल टू, ये आ गया। ओके, उसके बाद आपने कहा स्टेप 2, स्टेप 2 आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, आपने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और सबको एक तरफ लेके चले जाना है, सबको एक तरफ लेके चले जाना है। आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट भी कर देना सभी को, शिफ्ट ऑल टर्म्स एंड शिफ्ट ऑल टर्म ऑन, जैसे मैं कह देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया आपने। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपने क्या, जब ये एक तरफ शिफ्ट कर लिया तो आपके पास में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, कि जैसे ये आपके पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि एक्स की फॉर्म में आपने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म ऐसे आपने दिखा देना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, देन उसके बाद देन एक्सप्रेस LHS लेफ्ट हैंड साइड एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिखा दिया आपने। तो जैसे आपने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ऐसे बन गया ये, तो कि 3yx² प्लस में 12yx प्लस में 20y इज इक्वल टू x² प्लस में 4x माइनस का 1। तो x² वाली टर्म को एक तरफ लेके गए, ये देखो
ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले टर्म को तो ये लिखा है 12y(x) और यहाँ पर 4, तो आपके पास हो गया 12y माइनस का 4 इंटू में x प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 20y माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 20y प्लस 1 आएगा। हाँ 20y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब आपने क्या करना है कि इसे सोल्व करना है d ग्रेटर देन 0। अब आपने देखो जैसे आपने कहा कि इसको क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि ये अप्लाई कर देना है आपने कि d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो रियल है, x की वैल्यू रियल है, तो अगर x की वैल्यू रियल आनी होती है तो क्या होना चाहिए होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक होती है जिसमें अगर उसके रूट्स रियल आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है d की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, d की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ये आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। इसका रीजन क्या है? एज x इज रियल, जो x है वो रियल है इसलिए। अब आपने d की जो वैल्यू, d का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac, वो आपने यहां पर कर दिया अप्लाई। तो ये आपके पास हो गया है कि d ग्रेटर देन 0 यानी कि 12y माइनस का 4, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू में c 20y प्लस 1, ठीक है। आपने ये अप्लाई कर दिया, आपने ये अप्लाई कर दिया और इसे सोल्व किया फिर, तो देखो क्या क्या आएगा आपके पास में। तो यहां से आपके पास एक तो ये आ रहा है 3y माइनस 1, अगर इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूं, वो पहले वाले में से देखो मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 इंटू में ये आपके पास बन गया 3y माइनस का 1 पूरे का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 3y माइनस 1 इंटू में 20y प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 ये कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया, ये आपके पास आ गया 4 इंटू में 3y माइनस का 1 ये कॉमन आया, तो क्या रह गया, यहां से रह गया 4 इंटू में 3y माइनस 1, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं 12y माइनस का 4 और यहां से क्या रह गया माइनस का 20y माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास आ चुका है ऐसे 3y माइनस का 1 और ये आपके पास कितना हो गया माइनस का 8y माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास हो गया। देखो अगर माइनस साइन को दूसरी तरफ लेके जाओगे, देखो 4 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस साइन को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 3y माइनस 1 और ये 8y प्लस 5 इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0। वो आपके पास में क्या आ गई है लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि y की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ गई, y की जो वैल्यू आई y बिलोंग्स टू वो आपके पास आ गया है माइनस का, यहां से जो बिटवीन दी रूट्स लेना है तो ये माइनस का आपके पास 5/8 से लेकर के 1/3। ये कैसे लिखा आपको समझ में आ गया, अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है, ओके। ये आपके पास में क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है तो भाई y क्या है, y देखो y एक एक्सप्रेशन माना हुआ है, देखो y किस चीज की वैल्यू है, जो आपने एक्सप्रेशन था उसको y के इक्वल माना था, तो यानी कि आपके पास में y क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई, ओके। अब अभी आपने क्या करना है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, रेंज लिखते हुए एक दो चीजें और भी ध्यान रखनी है, अभी ये रेंज बनी नहीं, ठीक है। इसमें क्या क्या वेरीफाई करना है, स्टेप 4, स्टेप 4 भाई मान लो जब आपने ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई किया है तो हो सकता था यहां पर कि जैसे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो 0 के इक्वल बन जाता, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को भाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने का मतलब हुआ अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर 0 बन जाता तो ये तो लीनियर बन जाता, फिर तो हम अप्लाई नहीं कर पाते ये वाली चीज, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि आपके पास डी जो ये आपके पास 3y माइनस 1 है, अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब हुआ 3y माइनस 1 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, उसके लिए ये सॉल्यूशन आया है, उस चीज के लिए ये सॉल्यूशन आया है। तो आपने क्या कहा कि
ये नीचे लिख देता हूं, मैं स्टेप बना के लिखवा देता हूँ। स्टेप 4, आपने क्या करना है, पहले स्टेप में तो ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई वैल्यू ऑफ वाई कोरस्पॉन्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीइंग 0, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीइंग 0 उसके लिए आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करोगे, तो देखो ऐसे वेरीफाई करोगे कि y जो आपके पास वैल्यू आई थी वो आपके पास क्या आया था कि 3y-1 आया, 3y-1, ठीक है। तो आपने कहा, ये वेरिफिकेशन है कि आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ 3y-1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, y की वैल्यू 1/3। यानी कि भाई ये क्या कह रहा था, ऊपर कह रहा था कि y की वैल्यू देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर वो 0 हो जाता तो क्वाड्रेटिक नहीं बनता, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं बनता तो y की जो वैल्यू 1/3 के लिए, y की वैल्यू 1/3 के लिए आपने चेक करना है। यानी कि जब ये सॉल्यूशन कर रहे हो आप, तो यहां पर जब आपने ये लिखा है, तो जब ये आपने लिखा था तो यहां पर क्या हो गया कि जब आपने d greater than 0 लगाया तो उस वाले केस में आपने यहां पर लिखना होना चाहिए था कि 3y-1 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब हुआ y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1/3 है। ओके, अब आपके सॉल्यूशन में देखा आपने कि y इक्वल टू 1/3 आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, पहले तो ये देख लिया, तो y इक्वल टू 1/3 आया हुआ है। ओके, y इक्वल टू 1/3 आया हुआ है, तो आपने कहा कि y इक्वल टू y की वैल्यू 1/3 हो सकती है किसी x की वैल्यू के लिए, किसी भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 1/3 पॉसिबल है या नहीं है, वो चेक कर रहे हैं हम। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये वेरिफिकेशन क्या करनी है कि 1/3 y की जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 1 डिवाइड बाई यहां पर 3x² प्लस में 12x प्लस में 20, इसे आपने सोल्व किया तो ये आपके हो गया कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपने कहा 3x² प्लस में 12x प्लस में 20 इज इक्वल टू 3x² प्लस में 12x माइनस का 3, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये क्या आ गया, ये तो 20 की वैल्यू -3, 20 की वैल्यू -3, 20 की वैल्यू -3 हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, 20 और -3 आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो गलत होने का मतलब हुआ कि रेंज में से, यानी कि ये y इक्वल टू 1/3 नॉट पॉसिबल है, यानी कि y की वैल्यू 1/3 आनी वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इस चीज का मतलब ये निकला कि y इक्वल टू 1/3 वो आपके पास में कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, उसको हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिस पर कि आपके पास y की वैल्यू 1/3 आ जाए। तो इसलिए आपने कहा रेंज जो होगी, अब आपने क्या करना है, दूसरा आपने कहा जो रेंज होगी उस रेंज में से y की वैल्यू 1/3 वो जो है वो गायब हो जाएगी। ओके, यानी कि उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट लग जाएगी। मेरी बात समझिए भाई सभी, ये वाला स्टेप समझिए सभी, कंफर्म कर दोगे मुझे, ये वाला स्टेप सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सबसे पहले तो आपने क्या क्या कर लिया कि अगर क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक लिखा हो, लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर लिखा हो, तो उसको y के इक्वल मान लो, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक बना लेना है, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लेना है, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर देना है, ठीक है। वो 0 अप्लाई करने के बाद में लास्ट में ये वेरीफाई जरूर करना है कि एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो बीइंग 0 के लिए वो वैल्यू निकल कर आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपने वेरीफाई करना है। दूसरा एक और पॉइंट भी है, सेकंड पॉइंट, अगर मान लो आपने ऐसा कुछ होता कि आपके पास में मान लो यहाँ पर ऊपर लिखा था क्यूबिक, ठीक है, ऊपर लिखा था ऐसे क्यूबिक और नीचे लिखा था आपके पास में क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर ऐसे, तो क्या हुआ कि यहां से एक ब्रैकेट और यहां से एक ब्रैकेट आपने ऐसे कट कर दी, ठीक है, और अब क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय लीनियर बन गया। तब आप ये चीज कर रहे हो तो उस वाले केस में आपने ये ध्यान रखना है कि इफ सम टर्म, कोई भी टर्म अगर आपने कैंसिल कर दिए, इज कैंसिल्ड, तो देखो कैंसिल करते हो तो आप ऐसे कैंसिल करते हो ना, उसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू डिवाइड बाई ये वाली जो वैल्यू है ये 0 से 0 कट ना हो जाए, ये ध्यान रखते हो ना आप। तो वही चीज बता रहा हूं, इफ सम टर्म इज कैंसिल्ड फ्रॉम RHS, इसका मतलब ऐसे,
ऐसे आपने कोई ब्रैकेट से ऐसी कोई ब्रैकेट कट की हुई, देन फॉर दैट एक्स ऑब्टेन्ड, उस एक्स के लिए, उस एक्स के लिए चेक करना आपने, उस एक्स के लिए आपने कहा ऑब्टेन्ड वाई, उस एक्स के लिए जो वाई की वैल्यू निकली होगी उसको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड। वाई की वैल्यू ही वेरीफाई करनी। जैसे भाई आपने कहा कि ये, जैसे मान लो आपने यहां पर ऐसे कहा था कि ये लिखा हुआ है x-1, यहां पर था x-2, यहां पर था x-3, और यहां पर था आपके पास में x-4, और यहां पर था x-1। तो ये इससे ये कट कर दिया आपने, ये कट किया, तो ये कट करते हुए आप लिखते हो कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। तो यानी कि आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में, जो बाकी का एक्सप्रेशन रह गया है इसमें आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। x की वैल्यू 1 पुट करोगी तो क्या आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी। y की जो वैल्यू होगी उसको वेरीफाई करना है कि वो वैल्यू निकल कर आ रही है किसी और x की वैल्यू के लिए या नहीं निकल कर आ रही है। मान लो केवल x की वैल्यू 1 के लिए निकल कर आ रही है, तब तो उस चीज को हटा दोगे, उस y की वैल्यू को हटा दोगे। अगर मान लो x की वैल्यू 1 के अलावा भी किसी वैल्यू के लिए निकल कर आ गया, तब उस वाले केस में आपने क्या कर देना, उसको इंक्लूड कर देना, उस वाले केस में आपने क्या कर लेना है, उसे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, शुड बी वेरीफाइड। तो ये सेकंड वाला, तो यहां पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमने तो बस ये स्टेप ए ही किया था यहाँ पर, तो मैंने वो स्टेप ए ही वेरीफाई कर लिया। तो ये वाला क्वेश्चन एक बताऊं, उसके लिए मैं नया नया क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। पहले ये बताओगे मुझे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबको समझ में आ गया, ये स्टेप जो है ये सबको क्लियर हो गई? यस सर। सभी को क्लियर हो गई ना? ओके, फिर एक बार नोट कर ले दो। हाँ, ये जो बी स्टेप है ना, बी स्टेप में मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे x की वैल्यू 1 के लिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। जो बाकी का एक्सप्रेशन है ना, इसमें x की वैल्यू 1 पुट की और ये y के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू मान लो 5 आ गई, तो अब आपने क्या करना है, 5 इक्वल टू जो एक्सप्रेशन है वो देखा, उसमें देखा कि x की वैल्यू किसी और वैल्यू के लिए निकल कर आ रही है, आपने कहा हाँ निकल कर आ रही है, तो निकल कर आ रही है तो तब तो उसे क्या कर लोगे, रेंज में इंक्लूड कर दोगे। अगर मान लो नहीं निकल कर आएगी तो उस वाले केस में आपने कहा रेंज में उसे हटा दोगे, इस वाले पॉइंट को। तो इस वाले क्वेश्चन की जो रेंज आई थी आपके पास में, ये आई थी माइनस का 5/8 से 1/3। तो स्टेप 4 के बाद में जो रेंज आ गई आपके पास में 1/3 के ऊपर क्लोज था, तो यहां पर जो रेंज आई, हेंस रेंज वो आपके पास हो गया है y बिलोंग्स टू माइनस का 3/8 से लेकर 3 ओपन, ओपन आ गया है, ये आ गया। -5/8। सचिन, सचिन तो है ही नहीं। सिमरन मैम, सचिन तो है ही नहीं इसमें। एक मिनट बच्चों। ओके मैम, ओके, ठीक है भाई, यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ कट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं। तो आपने कहा जैसे फाइंड रेंज ऑफ, ये लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस में 7x माइनस का 11 डिवाइड बाई ये x² प्लस में 5x माइनस का 6। तो देखो इनके कोफिशिएंट की तरफ मैं देख रहा हूं, तो देखो ये 1 + 3 कितना हो गया, 4,
4 + 7 11 -11, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो आपके पास ऊपर 0 बन गया, नीचे भी आपके पास 0 बन गया। ठीक है, इनके कोफिशिएंट का जो सम है वो आपके पास में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर रही है, नीचे वाले को, तो x - 1 दोनों का फैक्टर बन जाएगा। तो x - 1 क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। तो यानी कि एक आपके पास में ऊपर भी x - 1 आ गया और नीचे भी आपके पास में क्या आएगा? x - 1 आएगा। तो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा ऐसे कि ये x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? x, और ये क्या होना चाहिए? -6, तो +6 ऐसे। ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर वाले में देखो, एक टर्म तो आपने ऐसे लिख दी, ये x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि x की पावर 3 बनना है, तो x के साथ x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई होगा तभी x की पावर 3 बनेगा। ओके, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मुझे मिल गया। कांस्टेंट टर्म क्या होगी? ये -1 है, यहाँ पर -11 है, तो ये भाई कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तभी कांस्टेंट आएगा, तो +11 होना चाहिए, ये भी आ गया। अब मिडल की एक टर्म आएगी यहाँ पर, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। उसको कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? वो एडजस्ट कर लो आप ऐसे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को देख लो क्या, तो कि जैसे ही मैं -1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, और x के साथ x वाला मल्टीप्लाई होगा तब भी एक्स स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पर तो कितना लिखा है? 3, यानी कि आपको क्या चाहिए? यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का 4x आने का मतलब हुआ x के साथ में x मल्टीप्लाई होगा तो +4x ऐसे। तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप ऐसे इसे। तो ये आपके पास हो गया है। अब आपने कहा इसको हम आगे भी जो है ऐसे आगे क्या मतलब ऐसे लिख लेते हैं, x - 1 से x - 1 जो है वो कट करना है मुझे, x - 1 से x - 1 को कट करना है। जब मैं ऐसे कट करूंगा तो मैं ये ध्यान रखूंगा यहाँ पर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ये मुझे लास्ट में जाके वेरीफाई करना है। ठीक है, लास्ट में जाके वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है वो समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर। तो x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब 1 + 4 कितना हो गया? 5 + 11 16 डिवाइड बाई 7, 16 डिवाइड बाई 7, y की वैल्यू 16 डिवाइड बाई 7 आएगी या नहीं आएगी, ये वेरीफाई करना रहेगा मुझे। एक तो ये हो गया, यहां से तो ये कंफर्म हुआ। दूसरा, आपके पास में जो वाई स्क्वायर का नहीं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसमें वहां से जो वाई की वैल्यू निकलेगी उसको भी वेरीफाई करना होगा। ठीक है, ये दो वेरिफिकेशन करनी होगी यहाँ पर। तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अब समझ में आ गया होगा आप सभी। ऐसे क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया? y इंटू एक्स प्लस में 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 11। ओके, तो यहाँ पर तो आपके पास में क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस का y इंटू एक्स प्लस में 11 माइनस का 6y इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई करनी है, क्योंकि x जो है वो रियल है। तो इसका मतलब वो आपके पास में b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 11 माइनस का 6y। ठीक है, ये d की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसे सोल्व करना है, इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना है। तो आपने कहा यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस में 16 और ये माइनस का 8y और ये माइनस का 44 प्लस में 24y, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आपके पास हो गया कि वाई स्क्वायर प्लस में 16y माइनस का 28, इसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं कि 28 बनना चाहिए 14 इंटू 2, बट उसमें तो ये जो है प्लस होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। रूट्स कैसे निकालते हो आप? ऐसे निकालते हो -b प्लस माइनस रूट डी, -b प्लस माइनस रूट डी माइनस का 16 प्लस माइनस रूट डी। रूट डी का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस का 4ac। बताओगे क्या आ रहा है? 16 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 408 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इंटू में 28 डिवाइड बाई 2। 408 आ रहा है सर। 408 आ रहा है, ठीक है, 408 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? माइनस का 16 प्लस में 408, 408 का मतलब होगा आपके पास में कि वहां से 2 जो है 408। ओके, सोल्व अंडर रूट में क्या आ गया? अंडर रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आ गई? 408 का मतलब हो गया 408, तो यहाँ से एक तो 2 तो बाहर, यानी कि 4 तो बाहर निकल आएगा, 4 बाहर निकलेगा तो बाहर आ जाएगा 2। 8 निकल सकता है, हाँ 8 भी निकल सकता है, तो 8 निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा कि 5 1
51, ये आ गया 408 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया माइनस का 8 प्लस माइनस, यहां से आपने कहा कि अगर मैं 102 आ जाएगा सर, फोर अंडर रूट 102। अंडर रूट में यहां से, हाँ तो आपने कहा कि 4 का मतलब हुआ 102, अंडर रूट में 102 आ गया, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अंडर रूट 102 जो होगा वो 51, तो 51 नहीं, बस इतना ही चलेगा। ओके, ये वैल्यू आपके पास में आ गई, तो इसका मतलब वो आपके पास में जो रूट्स कैसे क्या कह रहे हो? ये रूट 102 कैसे है? इसको लिख दिया ना, इसमें से आपने जो है 4 बाहर निकाला, 4 बाहर निकला तो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 2 डिवाइड बाई 2 तो कट हो गया। ठीक है। 102 इंटू में 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 408, है ना? तो ये 4 जो बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2, नीचे 2 है तो 2 से 2 डिवाइड कर दिया। सर ये थोड़ी गलती हो गई, अंडर रूट में 368 आ रहा है। 368 आ रहा है सर। अच्छा, अंडर रूट में 368 आ रहा है, ठीक है, तो 368 आ रहा है तो फिर ये वैल्यू कुछ और आएगी। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 92। रूट 92, रूट 92 का मतलब वो आपके पास में कि 2√23, 2√23, ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्लियर, ये आपने सोल्व किया भाई, ये वैल्यू आई। तो यहां से आपके पास में y जो है, y की जो वैल्यू होगी, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अल्फा और बीटा अगर रूट्स होते हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास y की जो वैल्यू आ गई वो माइनस इनफाइनाइट, माइनस ये प्लस माइनस का साइन है तो माइनस वाला ले लो यहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का 8 माइनस का 2√3, ठीक है, यूनियन माइनस का 8 प्लस 2√3 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये y की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 था, उसके लिए y की वैल्यू चेक करनी। तो वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन तो क्या है, व्हेन x जो है वो 1 के इक्वल होगा। जब x 1 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी 16 डिवाइड बाई 7। ये 16 डिवाइड बाई 7 जो है ये चेक करना है कि ये किसी वैल्यू x की किसी और वैल्यू के लिए आएगा या नहीं आएगा। मान लो केवल x की वैल्यू 1 के लिए आ रहा है तो उस वाले केस में आपको हटाना पड़ेगा इसे, ठीक है। x² प्लस में 4x प्लस में 11 डिवाइड बाई, यहां पर था आपके पास x प्लस 6, ये आपके पास है, तो इसके लिए आपने चेक किया 16x प्लस में 96 और ये आपके पास हो गया 7x² प्लस में 28x प्लस में 77, ठीक है। आपने इसे सोल्व कर लिया, जब सोल्व किया तो ये क्या हो गया यहां से कि 7x² प्लस में 12x माइनस का ये 96 माइनस तो 9119, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में ये देखो कोफिशिएंट देख लिया करो, अगर सीधा कोफिशिएंट के ऊपर ध्यान जाता है, जैसे 7 और 12, ये क्या 19, ये माइनस 19, तो x इक्वल टू 1 वाला तो इसका फैक्टर बन रहा है, यानी एक तो फैक्टर क्या हो गया x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये 7x² बनना है तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। ओके, ये -1 है या माइनस 19 है तो प्लस 19 आना चाहिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू एक तो 1 आ गई, दूसरी x की वैल्यू भी आ गई है, माइनस का 19 डिवाइड बाई 7 आ गई, 2 x की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ऑल ओके, ठीक है, ऑल ओके। यानी कि आपने क्या करना है कि मीन्स ऑल ओके का मतलब जो आपके पास रेंज आई है वो ऑल ओके है। ये वाला स्टेप तो क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ y² यानी कोफिशिएंट ऑफ x² बीइंग 0 के लिए चेक करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² तो 1 है, 1 है तो इसका मतलब उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, तो रेंज क्या हो गई है, वो फाइनल रेंज ही आ गई आपके पास, जो y की वैल्यू निकल कर आई है वही रेंज, तो इसका मतलब हो गया आपके पास में रेंज वो आपके पास हो गई है y बिलोंग्स टू
जो आपने लिखा था अभी ऊपर, तो ठीक है, माइनस का 8 माइनस 2√3 था, यूनियन माइनस का 8 प्लस 2√3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बोलोगे बच्चे ये सबको स्टेप समझ में आए? ये जितने भी बताए दोनों दोनों क्वेश्चन जो कराए ये सबको समझ में आ गए? 2√23 आएगा सर। हाँ 2√23 था यहाँ पर। तो ये वाला जो मेथड है ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखोगे, ठीक है। तो कोई बोलते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू के लिए चेक कर लो, ऐसे चेक करने वाला सभी वैल्यू के लिए चेक नहीं करना होता है, हमें किस वैल्यू के लिए चेक करना होता है वो समझ में आ गया होगा। वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है वो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड 7, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो तो बड़े जल्दी में करने वाला हूं। आपने कहा कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है प्लस माइनस a साइन ऑफ x प्लस माइनस b कोस ऑफ x, तो इसकी जो रेंज होती है वो आपके पास में क्या होती है, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रेंज होती है। बस यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये जो है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है कि ये जो साइन एक्स और ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स लिखा हुआ है, इसमें जो डोमेन है ना, डोमेन वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। डोमेन का मतलब पूरा एक पीरियड मिलना चाहिए इसी, तभी आपके पास में ऐसा होगा, पूरा एक पीरियड मिलना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जो है मैं लिखवा भी दे रहा हूं। above is valid if domain is not cut या curtailed। इसका मतलब क्या है, कट है ना, डोमेन जो है वो कट नहीं होनी चाहिए इस टाइप से, या उसको एक पूरा जो है एक पीरियड जो है उसको मिला हुआ होना चाहिए, उससे कम वैल्यू नहीं मिली होनी चाहिए। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसी चीज को लिख रहा हूं मैं कि एक तो जो है ये साइन एक्स और कोस एक्स का कोफिशिएंट, वो नहीं, साइन एक्स और कोफिशिएंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट नहीं, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोस। सर ये क्या लिखा है, साइन डोमेन इज नोट के बाद? कर्टेल का मतलब कट, यानी कट नहीं होनी चाहिए, डोमेन जो वो पूरी होना चाहिए। या इस चीज को ऐसे लिख लो, नोट 2 देख लो, नहीं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोस, ये मैंने लिख दिया ना, कर्टेल का मतलब होता है कट। साइन एंड कोस शुड बी सेम। दूसरा ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो लिखा देता हूं, एंड शुड कवर एटलीस्ट लेंथ ऑफ 2 पाई, कम से कम 2 पाई की लेंथ वो कवर कर रही हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपने कहा कि 3 sin x माइनस का 4 cos x, ठीक है, इसकी अगर आपको रेंज फाइंड करनी हो तो, या -5 इसकी रेंज फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे। इस पार्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट अप्लाई कर दिया, उसमें क्या कर देना, -5 कर देना है। तो आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 25 आ रही है, 25 आ रही है। तो इसका अगर आप अंडर रूट लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो रेंज आपके पास क्या हो गई है, 5, यानी कि -5 से लेकर के +5, और ये -5 भी है तो यहाँ पर -5 ये आपके पास रेंज आ गई। -5 से +5 जानी चाहिए थी, बट ये -5 भी लिखा है, तो इस पूरे की रेंज क्या आ गई आपके पास में, -10 से लेकर के 0 तक, ये आपके पास रेंज आ गई। ये समझाना मेरा और नहीं था, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ये हम कर चुके हैं पहले। इससे आगे कि मान लो आपके पास में कहीं पर कोई बच्चा ऐसे समझ ले कभी गलती से कि अगर मान लो यहाँ पर मैं ये लिख देता
इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख देता 3 sin 2x माइनस में 4 cos 2x, ठीक है, ये माइनस लिखता प्लस लिखता कुछ लिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर -5 लिख दिया तो इसकी भी बिल्कुल सेम ही आएगी। ये देखो sin 2x है, यहाँ पर भी sin 2x है, तो इसकी रेंज चेंज नहीं होगी, रेंज सेम ही रहेगी। इसकी रेंज कितनी आएगी, ऊपर वाला ये है, ऊपर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम रेंज आएगी, -10 से लेकर 0। क्लियर हो गया होगा सब। बट ये जो फॉर्मूला बनाया था हमने ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपने क्या किया था कि ऐसे किया था यहाँ पर कि डिवाइड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके आपने डिवाइड कर दिया था इस पूरे को, ठीक है। जब डिवाइड किया था तो a डिवाइड बाई हो गया था, b डिवाइड बाई भी यही हो गया था। उसके बाद आपने क्या किया था, साइन a कोस b साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है, तो उससे साइन a प्लस b की फॉर्म में या साइन a माइनस b की फॉर्म में ये क्वेश्चन चला गया था। तो वहां से आपके पास में जो इसकी रेंज आती थी वो आती थी आपके पास में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, याद आ गया होगा सभी को। याद आया या नहीं आया अभी? यस सर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ये था a डिवाइड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर साइन ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कुछ वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोस ऑफ x, और ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया ऐसे। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास इस चीज को आपने बोल दिया था कोस अल्फा और इस चीज को बोल दिया था साइन अल्फा, तो ये क्या बन गया था, साइन x प्लस अल्फा और इनटू में चल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 to 1। तो एक बार जब ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तब, एक बार +1 से मल्टीप्लाई हुआ तब, तो इसकी इस तरह से आपने रेंज लिखी हुई है। ओके, अब कई बार क्या होगा आपके पास में ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है, रेंज फाइंड करने के लिए बोलेंगे आपसे और ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जैसे तो ऐसे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ x, रेंज फाइंड करनी है आपने, साइन ऑफ x माइनस का √3, यहाँ पर कोस ऑफ x प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डोमेन को कर्टेल कर दिया। कर्टेल करने का मतलब x की जो वैल्यू है वो मैंने 0 to π/2 फिक्स कर दी कि x की जो वैल्यू वो 0 to π/2 होनी चाहिए। तो आप x की वैल्यू को ऐसे नहीं ले सकते कि कुछ भी सब वैल्यू के लिए ले लो, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अब आपने किस तरह से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आपने करना है भाई, सबसे पहले देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यानी कि अब आपको वो फॉर्मूले की यूज करना पड़ेगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई आपके पास में, वो आ गई 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -√3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 4। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास में कितनी आ गई है, इसका अंडर रूट, तो आपके पास आ गया 2 वैल्यू आ गई। तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये आपके पास हो गया है 2 और ये आपके पास बन गया। अब आपको जो फॉर्मूला था उसी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तो 1/2 साइन ऑफ x माइनस का √3 डिवाइड बाई 2 कोस ऑफ x, और बाद में जो लिखा है वो तो 7 लिखा है, उसको तो वो तो कांस्टेंट है, उसको रहने दो, अलग ही रहने दो। अब ये देखो ये क्या बन गया कि अगर आप इस चीज को ऐसे बोलते हो कि ये साइन x है, तो इसको मैंने बोल दिया कि कोस π/3, और ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ जाएगी, साइन π/3, साइन π/3। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया साइन a कोस b माइनस में कोस a साइन b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। साइन a माइनस b का फॉर्मूला होने का मतलब 2 इंटू में साइन, ये आपके पास हो गया है x माइनस का π/3। क्लियर, ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो तो बच्चे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं। ये वाली जो चीजें हैं ये सबको समझ में आ रही है ना, ये क्या किया मैंने क्या नहीं किया है। सर 5 से 9 आगे रेंज। हाँ, रेंज जो है वो 5 to 9 नहीं, 5 to 9 कैसे कर दिया आपने भाई, रेंज क्या ध्यान नहीं दे रहे क्या, मैंने अभी बोला कि ये डोमेन जो है ना कर्टेल है, तो मैं जो आपको जो ऊपर लिखवाया था ना वो अप्लाई नहीं करना, अब आपने सीधा अप्लाई नहीं करना, अप्लाई नहीं कर सकते आप, इसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले की फॉर्म में लेके जा रहा हूँ इसे। तो अब आपने क्या करना है कि चेक करनी पड़ेगी। हाँ, अब आपने क्या करना है यहां से कि
यहां से डोमेन भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, यहां से आपको डोमेन भी चेक करनी पड़ेगी। देखो ये है साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं अलग कर लेता हूं। तो साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 का जो ग्राफ होता है वो जैसे ये साइन का ग्राफ होता है, ये आपके पास में क्या होता है, ऐसे साइन का ग्राफ चलता है। अब आपने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया साइन को, यानी कि साइन को आपने क्या कर दिया, x माइनस पाई बाई 3 कर दिया। तो x माइनस पाई बाई 3 किया है, ठीक है, x माइनस पाई बाई 3 किया है, तो ये ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ना ऐसे शिफ्ट हो जाएगा आपके पास में, एक यूनिट क्या नाम है, राइट साइड, एक यूनिट जो है ये आपके पास में लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी, एक यूनिट जो है ये आपके पास में राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, x को रिप्लेस कर रहे हो, x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, पाई बाई x माइनस पाई बाई 3 से, x में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे ध्यान रखा हुआ है ना आपने कि ये y इक्वल टू x की लाइन होती थी और ये आपके पास में क्या होती थी, y इक्वल टू x माइनस 1 की लाइन होती थी, है ना। ऐसे ये जो होता था y इक्वल टू x प्लस 1 की लाइन होती थी, ऐसे भी ध्यान रखा हुआ है। ओके तो माइनस हुआ है तो आपके पास में राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब ये जो ग्राफ था ना, यहाँ पर जो पाई बाई 3 था, यहाँ पर जो आपके पास में माइनस पाई बाई 3 था कि कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी वो अब 0 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, नहीं सॉरी, जो आपके पास में, हाँ ठीक है, जो माइनस पाई बाई 3 के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो अब आपके पास में किसके लिए आएगी, 0 के लिए आएगी। कहने का मतलब जो ग्राफ हो गया वो कुछ ऐसे हो गया कि ऐसे चला गया। यानी कि ये आपके पास में क्या लाइन है, ये है y एक्सिस है और ये आपके पास में x एक्सिस है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3 होगी, ऐसे ये x की वैल्यू पाई बाई 3 है। तो देखो वैसे भी देख रहे हो कि जो पहले साइन 0 यानी कि जो साइन 0 की वैल्यू आती थी, 0 की वैल्यू आने का मतलब यहाँ पर अगर आप 0 बनाना चाहते हो तो x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया। तो जो ग्राफ चल रहा है वो आपके पास में वो ऐसे कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहां पर आता था, पाई बाई 2 पर आता था, तो अब कहां पर आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 पर आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 पर ये पॉइंट आएगा। तो आपके पास डोमेन कहां से है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है। डोमेन जो है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है, तो आपके पास मान लिया मैंने कि ये कोई पॉइंट है, यहां पर पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू चेक करनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू चेक करनी है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू चेक करोगी पाई बाई 2 पर, अगर आप वैल्यू चेक करोगी तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी कितनी, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 3, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब साइन 1/2, यानी कि साइन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आ गई है, 1/2। और साइन 0 की जो वैल्यू आएगी वो देखो माइनस का, ये आपके पास में माइनस का जो डोमेन है, डोमेन क्या चल रही है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक डोमेन चल रही है, ये आपके पास डोमेन चल रही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू, जब आपने कहा x की वैल्यू 0 पुट की, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो साइन माइनस का पाई बाई 3 आ गया। साइन माइनस पाई बाई 3 का मतलब हो गया माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। यानी कि आपके पास जो डोमेन जा रही है, साइन की जो वैल्यू जा रही है वो कहां से कहां तक जा रही है, वो आपके पास जा रही है ऐसे। देखो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन आया हो तो साइन ये आपके पास में x माइनस का पाई बाई 3 था, ठीक है। तो इसमें अगर आपने x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दी, ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 3, तो वो कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 1/2। ऐसे ही साइन जब आपने 0 वैल्यू पुट की तो ये आपके पास हो गया माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। ओके तो आपने लिख दिया, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई आपके पास में, ये तो इसकी वैल्यू आई, तो ये जो होगा आपके पास में, आओ क्या आप कह दो, लिख देता हूं इन 0 to पाई बाई 2
साइन x माइनस का π/3 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है -√3/2 से लेकर के 1/2 तक, ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से सर ये मल्टीप्लाई। हम बिना ग्राफ के नहीं कर सकते क्या कह रहे हो, बिना ग्राफ की? सर, मतलब लिख लेंगे उसको, x हाँ बिलोंग्स टू हाँ लिख और सकते हो, फिर वो तो मैंने समझाने के लिए फाइंड किया। आउट। ठीक है कर सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। वो आपको वैसे भी पता है जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो के ऊपर, यानी कि जीरो का ऊपर मतलब हुआ कि साइन जीरो की जो वैल्यू, कंटिन्यूअस ग्राफ है, जीरो की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ रही है, बट उसमें ये चेक करना रहेगा आपके पास में, वो थोड़ा सा तो हेल्प लेनी पड़ेगी कि मान लो ये वाला पॉइंट, ये जो 1/2 है, अगर मान लो यहाँ पर पहुंच जाते, यहाँ तक पहुंच जाते, ये वाले पॉइंट पर पहुंच जाते आप, फिर तो आप जो रेंज लिखते वो यहाँ तक की यही वैल्यू लिख देते डायरेक्टली, बट उसमें तो रेंज में क्या आता है, 1 तक की जो वैल्यू वो आती, 1 वाली जो वैल्यू वो भी आती, ठीक है। ये समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो π/3 से शिफ्ट हुआ है तो इसमें ज्यादा पता नहीं चला। अगर मान लो π/3 की जगह मैं इसको, π/3 की जगह अगर मैं इसको जो है 150 डिग्री से शिफ्ट कर देता तो उस वाले केस में अलग आ जाती वैल्यू, उस वाले केस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, फिर वो आप गलती कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसलिए ग्राफ की हेल्प ली। तो 2 sin x माइनस π/3 की जो वैल्यू है वो तो हमने ग्राफ जो है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बता दिए भाई, ये यूज ही करेंगे ग्राफ जो है, ये जो फंक्शन चैप्टर में जो भी कुछ चला रहा हूं ना मैं, ये सब जगह यूज होता जाएगा, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको बिल्कुल हाथों पे रट जाना चाहिए, जितने भी चीजें बताइए, ठीक है। ये रटी होती है, सभी बच्चों को रटी होती है, तो अगर किसी बच्चे को अभी तक रटी हुई नहीं थे तो मैंने ये सब चीजें करा दी आपको बिल्कुल बेसिक से, अब इनको बिल्कुल रट लो, इनको पूरे कैलकुलस में यही चलेगा। इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास में -√3 से लेकर के 1 वैल्यू हो गई, इसमें +7 करना है तो +7 करेंगे तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी 2 sin x माइनस का π/3 +7। इसकी जो आपके पास रेंज आई है वो आपके पास आ गई 7 माइनस का √3 से लेकर के 8 ओ क्लोज। तो इस तरह से आपको डील करना पड़ेगा, फिर उन वाले क्वेश्चनों में आपको इस तरह से डील करना पड़ेगा। अगर डोमेन को कर्टेल कर दिया तो आपको इस तरह से डील करना पड़ेगा। ओके, ये तो डोमेन कर्टेल वाला बता दिया मैंने। और मान लो दूसरा कि अगर आर्ग्यूमेंट सेम ना हो तो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तब, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। आपने कहा जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया cos 2x माइनस का 8 sin ऑफ x प्लस 20, तो यहाँ पर जो √a² प्लस b² वाला अगर कोई लगाएगा वो गलत हो गया, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर क्या नहीं है कि आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, एक जगह 2x है एक जगह x है, दोनों जगह 2x होता तो तब चलता, ठीक है। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। ये cos 2x है, cos 2x को लिखना जानते हो आप, साइन की फॉर्म में लिख लो, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 8 साइन ऑफ x प्लस में 20। ओके, इसे सोल्व कर लो, ये कितना बन गया 21 माइनस में 2 बाहर कॉमन ले लो तो आपके पास हो गया साइन स्क्वायर x और ये प्लस में 4 साइन ऑफ x, ऐसे आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर प्लस का 4 ऐड कर दूं और माइनस का 4 ऐसे कर दूं तो उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, साइन x प्लस का यानी साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये -4 है दूसरी तरफ जाएगा, -4 इंटू -2 कितना होगा प्लस का 8, यानी क्या बन गया 29 माइनस में 2 इंटू में ये क्या बन गया साइन x प्लस 2 पूरे का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना जानते हो आप कि भाई साइन x कुछ गलती कर दी क्या, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 8 साइन x प्लस में 20, ठीक है। तो यहां पर आपने कहा साइन x प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो कहां तक जाएगी, तो देखो भाई साइन x की जो वैल्यू होती है, साइन x की जो वैल्यू होती है वो कहां से जाती है, -1 to 1 जाती है, तो साइन x प्लस 2 की जो वैल्यू जाएगी वो कहां से कहां तक जाएगी, वो जाएगी आपके पास में -1 में -1 से लेकर 1 तक जाती है, इसमें 2 ऐड कर दो, तो कहां से जा रही है 1 से लेकर के 3 तक वैल्यू जा रही है, 1 से लेकर 3 तक वैल्यू जा रही है, 1 से लेकर 3 तक वैल्यू जा रही है, तो आपके पास में
क्या कह दिया, इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, एक बार तो आपने कहा 29 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 28, और एक और मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, 29 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 नहीं 3 का स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू कितने आ गई 20। ओके, ये एक मिनट, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अभी ये भी लिखा हुआ है अभी 2 इंटू में साइन x प्लस 2 पूरे का स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्या तो आप डायरेक्टली पुट कर लो, ठीक है, या फिर मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी, 1 से लेकर 9 तक, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 इंटू में साइन एक्स प्लस 2 पूरे का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 से लेकर 18 तक। तो एक बार आपने जो रेंज हो गई, रेंज आ गई आपके पास में 29 माइनस में 2, और एक बार 29 माइनस में 18, तो ये आपके पास कितना हो गया 20, ये आपके पास इस वाले केस में तो जो आया है 27, और ये आपके पास में कितना हो गया कि 11, और ये आपके पास कितना हो गया से लेकर 27, ये पहले छोटा लिखा जाता है फिर बड़ा लिखा जाता है, तो ये रेंज हो गई। क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। बोलोगे क्लियर हुआ या नहीं? यस। यस सर। ओके, तो ऐसे डील करना रहेगा। एक क्वेश्चन आपने किया, अटेम्प्ट कर लिया प्रैक्टिस के लिए। मान लो ये लिखा हुआ है 8, यहां पर लिख दिया साइन, और यहां पर लिखा हुआ है x प्लस पाई बाई 6 माइनस का 9 कोस ऑफ x प्लस में 12, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड किया आपने। तो यहां पर देखो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसे फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो साइन ए इंटू में कोस बी का मतलब 1/2, तो 4 यानी 8 इंटू 1/2 4, 4 साइन ऑफ एक्स, पाई बाई 6 है तो अंडर रूट 3/2 होगा, तो आपके पास हो गया 4√3, ये साइन ऑफ एक्स प्लस में 4 कोस ऑफ एक्स माइनस का 9 कोस ऑफ एक्स प्लस 12, ये आपके पास बन गया 4√3 साइन ऑफ एक्स, और ये 4 माइनस 9 कितना बन गया माइनस का 5 कोस ऑफ एक्स प्लस 12। अब आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, अब अप्लाई कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट सेम है। अब आपने कह दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास हो गया 4√3, 16 इंटू 3 48, ओके, प्लस में 25, 48 प्लस में 25, तो ये वैल्यू क्या आ गई है √73। तो इसका मतलब रेंज जो आ गई आपके पास में वो कितनी आ गई है, 12 ऐड करना है इसमें, तो आपने कहा 12 माइनस का √73, और ये 12 प्लस √73। क्लियर सभी को? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड लिखोगी, मेथड 8। वैसे तो ये जो है ये आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको कुछ कुछ चीजें बताई जाएगी, बट अभी के लिए आप 12th पास में हो तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब चीजें पता है, ठीक है। तो मैं एक बार इनको सारे पॉइंटों को एक साथ ही लिखवा दे रहा हूँ। तो जैसे भाई अगर मान लो dy/dx की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब होगा जो फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन जो लिखा होगा वो आपके पास में उस पॉइंट के अराउंड में इंक्रीजिंग टाइप का होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो इफ, या ऐसे बोल रहा हूं, ये मैंने कोई भी एक फंक्शन ले रहा हूं,
ऐसे मैंने कोई फंक्शन लिया, तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास में है, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, ये कोई एक पॉइंट है, क्या हुआ, ये कोई भी आपके पास में ग्राफ है, और ये मैंने कहा जैसे ये कोई भी एक पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ए है, और ये कोई पॉइंट है बी है। देखो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आप देख रहे हो, तो ये ग्राफ जो है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आपके पास में क्या होगा, कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो आपके पास में, जैसे मैं कहता हूं कि ये किस चीज का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया ऐसे, इफ x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से a तक, ठीक है, a तक, और दूसरा देखो, और दूसरा कहां पर इंक्रीजिंग है, यहां पर, ये b जो है यहां पर इंक्रीजिंग है। तो इसमें इस वाले रीजन में भी आपने अगर कोई पॉइंट लिया यूनियन b से लेकर इंफिनिटी तक, तो अगर इन रीजन में अगर आप कोई पॉइंट लोगे, उस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करोगी, तो वो आपके पास एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में क्या होगी, ग्रेटर देन 0 टाइप की होगी। भाई आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, उसमें उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे इस रीजन में, तो आपके पास में क्या आएगी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। बट अगर आपने ऐसे कोई पॉइंट लिया कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो ले लिया आपने a से लेकर b के बीच में, a से लेकर b के बीच में, तो यहाँ पर जो f डैश x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में लेस देन 0। मेरी बात को समझ गई कि अगर आपके पास में फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास में dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो होगा उस पॉइंट के अराउंड में क्या होगा, पॉजिटिव टाइप का होगा। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है किसी पॉइंट के अराउंड में, तो इसका मतलब वो फंक्शन वहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा, ठीक है, वो फंक्शन वहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा। ओके, तो एग्जांपल के लिए जैसे आपने कहा आप ग्राफ जानते हो, किस चीज का ग्राफ जानते हो, log x का ग्राफ जानते हो आप, ठीक है। सर इसमें ए और बी पॉइंट पे क्या होगा, ए और बी पॉइंट पर जो जहां पर ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा होता था, वहां पर उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होती है, ठीक है। डिवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, वो सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। वो आपको क्रिटिकल पॉइंट लेना वगैरह वो सब चीज सिखाई जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। रेंज फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है वो अभी के लिए ध्यान रखिए बस। ओके, तो आपने कहा कि ये आपके पास x है, यहां पर ये आपके पास में ग्राफ है किस चीज का, y इक्वल टू ln x का, ln x का आपके पास में ग्राफ है। तो देखो ये तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है सीधा सीधा, ये तो ग्राफ क्या रहा है, इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है ये तो, ठीक है। नीचे से जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, तो इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ हो गया, ये मुझे पता है, ठीक है। अब इस मेथड से देखो कैसे पता चलेगा, तो देखो आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगी 1 बाई एक्स, और इसकी डोमेन देखो, इसकी जो डोमेन है यानी कि जो x की वैल्यू है वो कहां से है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देखो x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू पुट कर लो, डिवाइड बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो तो आपके पास में क्या आएगी, पॉजिटिव टाइप की आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है, x जो यहाँ पर x बिलोंग्स टू वो कहां से है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये डोमेन है इसकी डोमेन ये होती है, क्लियर हुआ। तो इस डोमेन में तो डिवाइड बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसे आपने कहा, और एग्जांपल ले लिया आपने, जैसे मान लो कि ये आपके पास ग्राफ है e रेज टू की पावर x का ग्राफ है, ठीक है। ये आपने कहा y इक्वल टू e रेज टू की पावर x का ग्राफ है, तो इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होती है। तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू वो आपके पास में क्या हो गई, e रेज टू की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू की पावर x ही होता है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करोगी, देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करोगी तो e रेज टू की पावर x में x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि रेंज क्या आ रही है इसकी, देखो e रेज टू की पावर x की रेंज वो क्या आ रही है, 0 टू इनफाइनाइट आ रही, 0 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हुआ ये तो क्या आएगा, e रेज टू की पावर x का मतलब वो ग्रेटर देन 0 टाइप का ही आ रहा है। जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 टाइप का है। कोई भी पॉइंट पुट कर लो आप, ठीक है, कोई भी पॉइंट पुट कर लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये डिवाइड बाई x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 टाइप की आएगी। तो अगर कहीं पर आपने ये वाला पॉइंट जो है मेरा क्लियर हो गया होगा सभी को कि आपने क्या किया कि डिवाइड बाई x की वैल्यू फाइंड की और आपने चेक किया कि वो अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसका मतलब वो ग्राफ जो जा रहा होगा वो इंक्रीजिंग जा रहा होगा वहां तक, जहां तक आपके पास में ग्रेटर देन 0 होगा, जहां तक
ठीक है। और जैसे ही आपके पास में लेस देन 0 होगा तो वो डिक्रीजिंग टाइप का हो जाएगा, और जब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग टाइप पर होता है तो वो आपके पास में क्या होता है, जैसे आप अभी किसी बच्चे ने पूछा सर ए और बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, तो ए और बी पॉइंट पर वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। तो वहां पर dy बाई dx की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाती है, कि ग्राफ जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ओके, ये वाली बात जो है, ये यहां तक की बातें जो है वो सबको क्लियर हुई होगी। बोलो कि ये वाला जो पॉइंट है सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो इसमें आपने इस पॉइंट को अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि इफ dy by dx is positive then function will increase around that point, और नोट में 2, अगर मान लो वो dy by dx की वैल्यू नेगेटिव है देन फंक्शन विल डिक्रीज अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा आपने, यहां तक एक बार बता दो कि यहां तक की बातें तो सबको क्लियर हुई ना। अब इसमें देखो, अब कोई बच्चा ऐसे देखकर, कोई बच्चा सीधा सीधा ऐसे देखकर कि ऐसे, चलो ये आपके पास में कोई एक ग्राफ, और मान लो मैं आपसे ये बोल दूं, केवल मैं इतना बोल दूं कि कोई एक फंक्शन है, वो क्या है, एफ डैश एक्स टाइप का है, यानी कि एफ डैश एक्स है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। ओके, और वो आपके पास में उसकी डोमेन जो बताई हुई है, वो डोमेन बताई हुई है ए से लेकर के बी तक आपके पास उसकी डोमेन है। डोमेन जो है वो ए से लेकर के बी तक उसकी डोमेन है। तो अब इसका मतलब कोई बच्चा बोल दे, तो इसका मतलब कोई बच्चा ये बोल दे कि भाई इसका मतलब तो सर ये हुआ कि भाई ये इंक्रीजिंग टाइप का है, तो ए के ऊपर तो आपके पास कम वैल्यू होगी, बी के ऊपर ज्यादा वैल्यू होगी, तो इसका मतलब हुआ आपके पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। फिर आपने कहा कि डोमेन जो है ए से लेकर बी तक है, डोमेन ए से लेकर बी तक है, तो इसका मतलब रेंज जो आएगी इसकी, रेंज वो क्या आ जाएगी आपके पास में, वो आ गई सर एफ ऑफ ए। उस फंक्शन में एक बार आपने ए वैल्यू पुट कर दी और एक बार बी वैल्यू पुट कर दी, तो सर ये रेंज आ गई। तो अगर कोई बच्चा ऐसे समझ रहा है तो उसमें ये जो है ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसके पीछे रीजन देखो। मान लो ग्राफ जो है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो जो ग्राफ है वो आपके पास में क्या है, उसका ग्राफ वो आपके पास कंटिन्यूअस टाइप का ग्राफ होना चाहिए। यानी कि मान लो इसका मैं एक काउंटर एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास ग्राफ था, ये पॉइंट है ए पर और ये बी के ऊपर ओपन है, और मान लो बी के ऊपर जो है आपके पास में ये आ गया, ये पॉइंट दे दिया बी, तो इसकी जो डोमेन है ये बी है। इसकी जो डोमेन है, डोमेन तो क्या होगी, देखो ये ए से लेकर बी तक आपके पास में क्या आ रहा है, ये इंक्रीजिंग टाइप का एक ग्राफ ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो तो आपने देखा कि वो इंक्रीजिंग टाइप की आ रही है, ओके। अब उसके बाद आपने कहा, बट उसने क्या किया, उसको कंटिन्यूअस नहीं बनाया, उसने क्या कह दिया, बी की वैल्यू के लिए ना आपने ये वैल्यू लेनी है। तो देखो अब आपके पास में इसकी जो रेंज आई वो एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक नहीं गई, ठीक है, एफ ऑफ बी तक नहीं गई, एफ ऑफ बी के ऊपर ओपन आ गया, एफ ऑफ बी के ऊपर ओपन आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने काउंटर एग्जांपल ले लिया इसका, तो इसको मैं नोट बना के लिखा देता हूं कि अगर कहीं पर ऐसे देखते हो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उसमें आपको ये भी चेक करना होगा इफ एफ डैश एक्स greater than 0 and f of x is continuous भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन डोमेन। अगर वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब वहां पर ब्रेक नहीं है, ठीक है, उसकी डोमेन में जो डोमेन है ए से लेकर बी, उसमें अगर वो कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन 0 भी है, तब आप बोल सकते हो देन इट्स रेंज विल बी, तब आप बता सकते हो कि भाई कंटिन्यूअस भी है
और इंक्रीजिंग टाइप का भी है, तो इसका मतलब जो रेंज होगी वो एफ ऑफ ए से लेकर के एफ ऑफ बी तक जारी होगी। ठीक है, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक जारी होगी। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तब उस वाले केस में नहीं होगा ऐसा। ये कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? तो कंटिन्यूटी अभी के लिए तो जो जो ग्राफ आपको बताया गया है उनकी हेल्प लो, ठीक है। बाकी अगर कोई आपके पास में अलग अलग चीजें आएगी आपके पास में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो वो एक आपके पास में पूरा चैप्टर ही आपको पता है, उस चैप्टर में हम सीखेंगे डिटेल में। जैसे फिर इसमें रेंज क्या आएगी? रेंज आ गई ना एफ ऑफ ए से लेकर के एफ ऑफ बी तक। लेकिन बी पे तो नीचे है ना ग्राफ। नहीं 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 नहीं, उस वाले केस में तो ओपन आ गया ना, उस वाले केस में तो इस वाले की तो रेंज जो आई, इस वाले की रेंज तो एफ ऑफ ए से लेकर, ये वाला नहीं आई रेंज। रेंज क्या है इसकी? तो रेंज आ गई एफ ऑफ ए से लेकर के और एफ ऑफ बी यहां पर ओपन और ये क्लोज, ऐसे आया। ठीक है, ये तो इस वाले के लिए बताया था मैंने। ये तो ये जो नोट है, ये नोट जो है यहां से है, ठीक है। इस नोट का काउंटर एग्जांपल लिया था कि अगर कंटिन्यूअस नहीं है तब, कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तब आपके पास में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूअस है तब आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। क्लियर बच्चे? यस। और मान लो ये लिया, ऐसे कोई और भी हो सकता था, ऐसे कोई ग्राफ जा रहा हो कि तो ये एक ही एग्जांपल होता है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपने ये दिखाना है कि वो फॉल्स है तो उसके लिए बस केवल आपको एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। तो आपके पास में एक एग्जांपल मैंने दे दिया। तो वैसे भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी आपके पास में आएगा। इसका मतलब जो जो मैं क्वेश्चन बोलना चाहता था ना, मैं वो ऐसे पूछ रहा था। मान लो मैं आपसे ये ट्रू फॉल्स टाइप में पूछ लूं कोई क्वेश्चन कि भाई एफ मिनिमम की जो वैल्यू है वो 2 है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो आपके पास में 5 है। तो देन रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी 2 to 5। ये स्टेटमेंट आपने बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो रेंज जो होगी वो आपके पास में 2 से लेकर 5 तक जा रही है। कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ, ये जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी मुझे पता होना चाहिए। भाई ऐसा हो सकता है कि आपके पास में कोई फंक्शन है, वो आपके पास में 2 से लेकर के, 2 से लेकर के और ये आपके पास में चला गया ऐसे कि ये वाली वैल्यू है 2, 2 से लेकर, और ये वैल्यू है 3, 2 से लेकर 3 तक जा रहा है ऐसे। फिर यहां पर ओपन आ गया और यहां पर सीधा चला गया ये किस पर? 5 पर, 5 पर चला गया। तो ये बीच वाली तो रेंज नहीं आई, बीच वाली जो है ये तो नहीं आई। ठीक है, ये तो रेंज में होना नहीं चाहिए था इसका मतलब। तो इसके लिए क्या होना है? फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, लिखते फॉर ट्रू। अगर आप चाहते हो कि ट्रू होता तो ट्रू के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्फो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो उस वाले केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं लिख देता हाँ भाई 2 से लेकर 5 तक जा रहा है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी आपके पास में? ये होगी फंक्शन इज कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड। ओके, सेम इसी पैटर्न पर जैसे आपने नोट 3 लिखा है, सेम इसी पैटर्न पर आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास में ऐसे कि इफ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है, एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस इन डोमेन। ठीक है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग टाइप का है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब वो ग्राफ जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई? इसका मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी? बी पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? ए पर आएगी। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज वो क्या होगी? एफ ऑफ बी से लेकर के एफ ऑफ ए, ऐसे हो जाएगी।
ओके, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, मैंने कहा फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट की, एक फंक्शन लिखा हुआ है, अभी तो सिंपल फंक्शन थे, मान लो मैंने दो फंक्शन को ऐसे ऐड कर दिया, तो देखो e रेज टू की पावर x, अब कहोगे सर इसका हमें कैसे पता चलेगा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो देखो आपने कहा e रेज टू की पावर x, ये कंटिन्यूअस है, ln x ये भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस को ऐड करोगे तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है भाई, x की कोई वैल्यू लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, तो उसके बाद में आपके पास में क्या रहेगा, वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है इन 1 से लेकर e, 1 से लेकर e, यानी कि आपने क्या कह दिया कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास में x बिलोंग्स टू 1 से लेकर e, डोमेन को आपने कर्टेल कर दिया है, तो इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, तो मुझे ये तो पता चल गया है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस, अभी के लिए ये ध्यान रख सकते हो, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस वो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई भी फंक्शन में ब्रेक नहीं है बीच में, तो ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। तो आपने कहा यहां से f डैश x की वैल्यू फाइंड किया आपने, f डैश x की वैल्यू फाइंड की, f डैश x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आपके पास में क्या हो गया है, वो गया e रेज टू की पावर x प्लस में 1/x, तो ये 1 से लेकर e में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 इन 1 से लेकर e, ठीक है। तो आपके पास में ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का है, इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होने का मतलब जो इसकी रेंज आ गई, रेंज ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है और कंटिन्यूअस भी है। तो आपके पास जो रेंज ऑफ फंक्शन आएगी वो क्या जाएगी, कम वैल्यू के लिए, यानी कि पहले 1 के लिए आपके पास में इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी, ज्यादा के लिए e की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या जाएगा f ऑफ 1 से लेकर के f ऑफ e तक, ये आपके पास रेंज होगी। तो f ऑफ 1 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, f ऑफ e का मतलब हुआ आप x की वैल्यू को e पुट कर दो, तो रेंज आपके पास में हो गई है, वो आपके पास हो गया है कि x की वैल्यू 1 पुट की तो ये e प्लस ln1, ln1 का मतलब तो होता है 0 यानी e, क्योंकि f ऑफ e पुट किया तो ये e रेज टू की पावर e ln1 वो आपके पास 0 होता है, और ln इंटू में e रेज टू की पावर ln इंटू में ln e, ऐसे ln इंटू e, ln e का मतलब होगा ये आपस में कट हो जाता है क्योंकि इसका बेस e होता है, तो ये आपके पास होता है 1, तो ये क्या हो गया, e रेज टू की पावर e प्लस 1, ये आपके पास रेंज आ गई, ये आपके पास में क्या गई है, रेंज आ गई। और आपने एग्जांपल लिया, मान लो कहीं पर ये फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x, उसकी वैल्यू लिखी हुई है x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 9 ऑफ x प्लस 8, ठीक है। तो रेंज बतानी है आपने, रेंज बतानी है किसमें, इन -2 से लेकर 3। देखो ये क्वेश्चन आपने इस टाइप से किया था, x माइनस का यहाँ पर 3 था, x माइनस का 5 था, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या था, x माइनस का 7 था, x माइनस का 1 था, उसमें आपने ऐसे ऐसे इनको मल्टीप्लाई किया था, इनको मल्टीप्लाई किया तो उसे t बोला था, फिर t की वैल्यू फाइंड कर ली थी ना, वो आपने किया था। तो उस टाइप वाले क्वेश्चन को भी आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, बट उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस आपको। तो देखो ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा ही हुआ है ऐसे, तो इसमें आपने क्या कहा कि आपने सबसे पहले तो ये बोला कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपके पास में इसकी जो वैल्यू आएगी, पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसका ग्राफ बन जाएगा, कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा, कोई भी x की वैल्यू पुट कर रहे हो, देखो कोई भी x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो f डैश x की वैल्यू फाइंड किया आपने, f डैश x की जो वैल्यू निकली आपके पास वो कितनी आ गई, 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 9। तो देखो इसकी वैल्यू -2 से लेकर 3 वाले रीजन में, ये जो है f डैश x का ग्राफ देख रहे हो, तो ये तो आपके पास में यहां पर देखो d की जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3 इंटू 9, तो 16, ये तो क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और a जो है यानी कि 3a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और d जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा कैसे होगा,
ऑलवेज इंक्रीजिंग टाइप का, यानी कि जो ग्राफ रहेगा ना ऐसा बनेगा, क्वाड्रेटिक टाइप का जो ग्राफ बनेगा किसका, एफ डैश एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास में अपवर्ड टाइप का पैराबोला रहेगा। तो इसमें तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये आपके पास में क्या आना है, आपके पास पॉजिटिव टाइप की वैल्यू ही आनी। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आना है, यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो इसका मतलब हुआ फंक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का है। फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है तो इसका मतलब जो रेंज हो गई, रेंज दिस इंप्लाइज जो रेंज हो गई वो क्या हो गई है, f-2 से लेकर के कहां तक जाएगी, f3 तक जाएगी। बच्चों बोलोगे ये चीज समझ में हो रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार मुझे बता दिया सभी ने। तो -2 वैल्यू पुट कर दो, -2 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू निकल कर आई बता दोगे, -2 और 3 पर कितनी कितनी वैल्यू निकल कर आई है, x की वैल्यू -2 पुट करो फंक्शन में, तो -2 की पावर 3, ओके बता दिया आपने मुझे क्या रहे। क्या वैल्यू निकली भाई, -10। और 3 के लिए बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन, दीपक कर रहे हैं सर। सर 80। 80, ये आपके पास रेंज आ गई। ओके देखो भाई, अब आपने क्या किया, ऐसे इंक्रीजिंग वाला आपने ऐसे चेक किया, ठीक है, आपने इंक्रीजिंग वाला चेक किया। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि नोट डाल के कि अगर मान लो आपको एक फंक्शन पता है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग है, वो आपस में ऐड हो रहे हो। जैसे मान लो ऐसे बोल रहा हूं मैं, एक फंक्शन है इंक्रीजिंग, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है इंक्रीजिंग। अगर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा, नया फंक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। अगर एक फंक्शन आपके पास में डिक्रीजिंग, दूसरा जो फंक्शन है वो भी क्या आपके पास में डिक्रीजिंग टाइप का है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग वो क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का ही बनेगा। थर्ड, एक फंक्शन आपके पास में, वो आपके पास में ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास में, इंक्रीजिंग के सामने माइनस का साइन लगा दे तो वो बन जाएगा डिक्रीजिंग टाइप का। फोर्थ का आपने कि अगर मान लो एक आपके पास लिखा हुआ है इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन और दूसरा जो लिखा हुआ है वो माइनस का साइन लगा, ऐसे इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो देखो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा भाई, माइनस डिक्रीजिंग है ना, माइनस डिक्रीजिंग का मतलब तो ये तो प्लस हो जाएगा। देखो माइनस डिक्रीजिंग का मतलब फिर तो ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस प्लस ये वाला ही बन गया है तो दोबारा से, यानी कि ये क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग टाइप का बन जाएगा। डिक्रीजिंग के सामने थर्ड वाले माइनस में क्या लगा, किया? क्या कह रहे हो, थर्ड वाले में क्या किया? थर्ड वाले में इंक्रीजिंग फंक्शन था, उसके सामने अगर मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो वो डिक्रीजिंग बन जाएगा। अगर डिक्रीजिंग के सामने माइनस का साइन लगा दोगे तो वो इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो देखो ये क्या था, ये इंक्रीजिंग, तो ये माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाने का मतलब प्लस का क्या बन गया, इंक्रीजिंग टाइप का बन गया, तो ये इंक्रीजिंग टाइप का बन गया। ओके ऐसे बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये अगर मान लो ऐसे लिखा है, डिक्रीजिंग लिखा है, तो डिक्रीजिंग का मतलब हो जाएगा माइनस लगा दिया डिक्रीजिंग के सामने तो वो इंक्रीजिंग हो गया। ओके फिफ्थ पॉइंट अब पकड़ में आ जाएगा कि अब आपने कहा कि एक इंक्रीजिंग लिखा हुआ है फिर माइनस का साइन ये डिक्रीजिंग, तो भाई ये तो क्या हो गया, माइनस का साइन डिक्रीजिंग, इसका मतलब तो इंक्रीजिंग ही है, इसका मतलब तो ये है प्लस ये वाला ही चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब हो गया ये आपके पास में इंक्रीजिंग हो गया। सिक्स्थ कि अगर मान लो आपके पास में एक इंक्रीजिंग टाइप का हो, देखो इंक्रीजिंग का मतलब ये कह रहा है कि ये x की किसी वैल्यू पर, जैसे x की वैल्यू a है और x की वैल्यू b है ऐसे, तो x की वैल्यू a जो है ये कम है, ये b ज्यादा है, तो मैंने कहा कि a वैल्यू के लिए a से लेकर b तक जाओगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, दूसरे वाला जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन जो होगा वो आपके पास में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे बोल रहे हो आप। ओके अगर एक इंक्रीजिंग टाइप का हो और एक डिक्रीजिंग टाइप का हो तब आप नहीं बता सकते, ठीक है, एक उल्टा हो ऐसे ऐड हो रहे हो, तब उस वाले केस में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, नथिंग कैन बी सेड, तो फिर उसे कैसे सोल्व करेंगे, उसे सोल्व नहीं कर सकते क्या, हाँ नहीं, अगर मुझे फंक्शन बता दिया जाएगा ना कि भाई ये वैल्यू के लिए है, फंक्शन की वैल्यू बता दी जाएगी तब तो मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करना क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, इन जनरल हम नहीं बोल सकते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इंक्रीजिंग होगा या क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे वो तो फिर डिफरेंशिएशन वगैरह करके देखोगे आप, है ना। ओके, ये आपके पास लिखा हुआ है ऐसे कोई फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग में से इंक्रीजिंग को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इंक्रीजिंग में से इंक्रीजिंग को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ऊपर वाला ही लिखा हुआ है ये, ठीक है, माइनस का साइन लगाने के बाद ऊपर वाले इसका मतलब भी क्या होगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, एक डिक्रीजिंग टाइप का लिखा है और ये आपके पास में डिक्रीजिंग टाइप का है, तो इसका मतलब भी क्या लिखा हुआ है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग लिखा है, इसका मतलब ऐसे हो गया, एक तो ये तो डिक्रीजिंग है और ये प्लस में इंक्रीजिंग बन जाएगा, इसका मतलब ये होगा। तो ये भी आपके पास में क्या कहोगे, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। तो अगर आप एक इंक्रीजिंग ले लिया और एक डिक्रीजिंग ले लिया, दोनों को ऐड कर रहे हो तो कुछ नहीं कह सकते, इंक्रीजिंग में से इंक्रीजिंग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी कुछ नहीं कह सकते, डिक्रीजिंग में से डिक्रीजिंग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो, जैसे आपने कहा कि ये इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास में कह दो आपकी इसमें भी क्या होगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। जैसे मान लो ये है एक्स इंटू एक्स, ठीक है, तो एक्स जो है ये तो इंक्रीजिंग टाइप का है और ये जो है ये भी इंक्रीजिंग टाइप का है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बन रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब तो क्या होता है, पैराबोला, ऐसे पैराबोला का मतलब वो आपके पास में कि ये जो ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, ये तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप का है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप का है, एग्जांपल लिया मैंने ये। तो आप अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब कुछ नहीं कह सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने। और एक चीज और कि अगर मान लो आपके पास में कंपोजिट टाइप का फंक्शन हो, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा है कि एक आपके पास में ये इंक्रीजिंग और जो अंदर लिखा हुआ है ना वो भी इंक्रीजिंग, भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ऊपर वाले में और इसमें फर्क है। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन के लिए बोल रहा हूँ, कंपोजिट है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो जो अंदर लिखा वो भी इंक्रीजिंग टाइप का हो और जो बाहर लिखा हो वो भी आपके पास में इंक्रीजिंग टाइप का हो, तो उस वाले केस में आप क्या कहोगे कि अगर दोनों के साइन सेम है तब तो ये क्या बनेगा, इस वाले केस में क्या होता है, दोनों के साइन सेम होते हैं, तो उस वाले केस में ये क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग। तो इसके कंपोजिट के, ये कंपोजिट के लिए चल रहा है। सर सेम साइन मतलब दोनों इंक्रीजिंग या फिर दोनों डिक्रीजिंग? हाँ, एक मिनट में अभी लिखवा दे रहा हूँ, ये ए पॉइंट में सारी चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। ये बी पॉइंट, भाई अगर मान लो एक इंक्रीजिंग हो और एक अंदर वाला ऐसे डिक्रीज कर रहा हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग चला जाएगा। सी पॉइंट, अगर आपके पास ये बाहर वाला डिक्रीजिंग है और अंदर वाला जो है वो इंक्रीजिंग है तब आपके पास में चला जाएगा किसमें, डिक्रीजिंग। बट ये जो डी पॉइंट है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये डिक्रीजिंग है और ये भी डिक्रीजिंग है तो आपके पास में क्या चला जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। अगर दोनों सेम है, दोनों जो है ये सेम है, तो उस वाले केस में आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। कंपोजिट फंक्शन के केस में ये होगा। तो ये जो पॉइंट है ये सभी को क्लियर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में ई रेज टू की पावर एक्स। तो अब आपने बोलना है कि ये जो फंक्शन बनेगा ये क्या बनेगा, इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा, डिक्रीजिंग टाइप का बनेगा, इसकी डोमेन फाइंड करनी है, रेंज इसकी डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, वो सब चीजें करनी है आपने। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं इसमें डोमेन फाइंड करने के लिए बोलूं तो डोमेन फाइंड करना तो बड़ा आसान है। उसमें तो क्या करते हैं कि अगर आपस में ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हो, तो आप क्या करते हो, इंटरसेक्शन लेते हो। सिंपली क्या करते हो आप, इंटरसेक्शन लेते हो। तो अगर आपको इसकी डोमेन फाइंड करनी हो तो डोमेन फाइंड करना तो आपके पास में क्या हो गया, इसकी डोमेन होती है -1 to 1 और इसकी होती है 0 to, यानी कि -∞ to +∞। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -1 to 1 आ जाएगी दोनों की। ओके, अब पहले वाला देखो, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग, अगर रेंज फाइंड करने के लिए बात कर रहा हूं मैंने कहा पहले क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का है और दूसरा जो आपके पास में वो भी आपके पास में क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का है। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन बनेगा। ओके, इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन बनेगा। दूसरा आपने कहा पहले वाला जो है ये भी कंटिन्यूअस है, दूसरे वाला जो है ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये क्या रहेगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी रहेगा, एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं, कंटिन्यूअस। अब आपने रेंज फाइंड करनी, रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है, रेंज ऑफ फंक्शन वो आपने फाइंड करनी। तो रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास में क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे रेंज
जब ये फंक्शन बताया जाएगा तो उसकी डोमेन आपको पता चल गई, ये डोमेन है, ये डोमेन है, और ये आपके पास रेंज। रेंज का मतलब आपने इन्हीं वैल्यू के लिए बताना है, इंटीजर टाइप का है, तो एक बार आप इसमें -1 वैल्यू पुट कर दो और एक बार +1 वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 वैल्यू पुट किया आपने, तो -1 वैल्यू पुट करने का मतलब आपके पास में रेंज f(-1) से लेकर के f(1). तो यहां पर जो रेंज होगी वो आपके पास में हो जाएगी कि f(-1) की जो वैल्यू होगी, यानी कि -1 वैल्यू पुट की, तो क्या आता है, माइनस का π/2 आता है, और ये e⁻⁻1, तो ऐसे हो गया e⁻⁻1 माइनस का π/2, और यहां पर आपने 1 वैल्यू पुट की थी e⁻1 प्लस में ये क्या बन गया है, π/2। ये रेंज हो गई, ये आपके पास में रेंज हो गई। और क्वेश्चन लिया आपने, समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया सर। टाइम हो गया है, ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बस। ओके, आपकी क्लास तो 1:15 पे खत्म होती है ना, मैं सोच रहा था 1:30 पे होती है। ओके, तो यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो आपने क्या करना है बच्चे, होमवर्क में आपने करना है DTS1 एंड DTS2, ये आपने करनी है। DTS1 एंड DTS2 ये आपने होमवर्क में करनी, अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है, क्योंकि रेंज की हम बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। इससे आगे बस एक इसे कंप्लीट कराने के लिए कराना पड़ेगा, एक तो AMGM इनइक्वालिटी जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और एक और है कि हम एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर चेक करते हैं, वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर कोई फंसेगा तो कोई बात नहीं। DTS1 एंड DTS2 फंस जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपने, कोई क्वेश्चन फंस जाए तो, ठीक है, क्योंकि एक मेथड और रह रहा है बस अभी आपका, एक ये एक AMGM, तो उसके बाद जो रेंज की मेथड है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये DTS1 जो है वो आप सोल्व करके लेके आओगे, बस यही मेथड रह गए हैं, एक तो AMGM इनइक्वालिटी लगाने वाला, और एक आपके पास में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला, और एक थोड़ा सा बस ये जो कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डील किस तरह से करते हैं, वो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम फंक्शन चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करेंगे, यानी कि डोमेन रेंज वाला पार्ट खत्म करने के बाद में फंक्शन का बाकी पार्ट जो रहता है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।